नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने CGL 2022 का एग्जाम दिया होगा। बहुतों के एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे बिकॉज बताया जा रहा है, जिस तरीके का फीडबैक आया है कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही गया है ना। तो सिलेक्शन की उम्मीद पूरी रखिए और मेंस की तैयारी में जुट जाइए जिनका पेपर अच्छा गया है। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो SSC GD की भी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि SSC GD की क्लासेस इस समय सरकारी परीक्षा पे चल रही हैं। उन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करें। सारे गुरुजन आपको बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अगर आपने सरकारी परीक्षा को नहीं ज्वाइन किया हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आज आया हूँ आप सबके सामने SSC GD 2022 की जो मेन नोटिफिकेशन है उसमें बदलाव को लेकर कुछ अभी आयोग ने कॉरिजेंडम जारी किया है। मतलब एक कॉरिजेंडम नोटिफिकेशन जारी की है। कॉरिजेंडम का भी मतलब ये होता है कि कुछ नोटिफिकेशन में जो बदलाव किए जाते हैं उनको लेकर दिया जाने वाला नोटिफिकेशन या अधिसूचना, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन नोटिफिकेशन आई है उसके टर्म में 3 कॉरिजेंडम जारी किए हैं अभी तक आयोग ने, ठीक है। और मैं यहाँ पे आज जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो थर्ड कॉरिजेंडम को बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और इस कॉरिजेंडम में बेसिकली 2 पॉइंट्स रखे गए हैं। एक महिला अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है और दूसरा NCC सर्टिफिकेट जिनके पास है उनके लिए यहाँ पे बात रखी गई है। क्या है, क्या बोला है उसमें, क्या करेक्शन किया गया है, ये डिस्कस करेंगे। हालांकि थोड़ा से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मतलब आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिया होगा। आप सबको पता है कि जो SSC GD की नोटिफिकेशन आई थी उसके टर्म में जो एप्लीकेशन भराए जाने स्टार्ट हुए थे वो 27/10/2022 से 30/11/2022 तक फॉर्म भराए गए थे, है ना। और इस एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है बेटा वो जनवरी 2023 में मानी जा रही है। जनवरी 2023 में एग्जाम करा लिए जाएंगे, है ना। तो आप लोग जरूर इसके टर्म में अवेयर रहें। तो इस मेन नोटिफिकेशन के टर्म में 3 कॉरिजेंडम जारी किए हैं, फटाफट उनको जानते हैं, है ना। देखिए पहला जो कॉरिजेंडम जारी किया गया है वो ये है कि मतलब कि यहां पे ये बताया गया था कि भैया हम जो है आपके लिए रिक्त पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं। एक तरीके से ये जो कॉरिजेंडम था वो आपके लिए खुशखबरी थी, है ना। क्या था, इन्होंने बोला कि भैया हमने जो आपको नोटिफिकेशन में बोला है, जो नंबर ऑफ पोस्ट बताई हैं, है ना, वैकेंसीज बताई हैं, उनको आप कंसीडर मत करिए। अब आप इसको ऐसे कंसीडर करिए कि इसका जो टोटल नंबर है दैट इज 45,284, 45,284 पदों के लिए ये एग्जाम होना है। ये कॉरिजेंडम फर्स्ट में बताया गया, ठीक है। लेकिन जो मेन नोटिफिकेशन थी उस मेन नोटिफिकेशन में जो टोटल पद बताए गए थे वो 24,369 बताए गए थे। भैया कितने बताए गए थे? 24,369 पद बताए गए थे। इसे ही इन्होंने करेक्ट करके क्या बोल दिया? 45,284, ठीक है। मतलब अब ये करेक्टेड डेटा है, आपका एग्जाम इतने पदों के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो ये खुशखबरी थी आपके लिए। चलिए अच्छी बात है। अगला जो कॉरिजेंडम है वो ये है कि आसाम जो है, आसाम के अंदर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया था कॉरिजेंडम सेकंड में आयोग ने, ठीक है। और ये 9 डिस्ट्रिक्ट्स की बात यहां पे की गई है आसाम के अंदर, है ना। तो इतना आपके लिए खास है नहीं है। जो आसाम से बिलोंग करते हैं बेसिकली उनके लिए महत्व रख सकता है ना। मतलब सबके लिए महत्व है, पोस्टिंग कहीं पे भी की जा सकती है आपकी, है ना। तो ये आप जरूर दिमाग में रखें। आसाम के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स माना गया है और यहाँ पे पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। चलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कॉरिजेंडम बेटा इंपॉर्टेंट है, इसी को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, ठीक है। देखिए है क्या, यहां पे 2 पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला पॉइंट ये है, पहले पॉइंट में आयोग ने ये बोला है कि मेन नोटिफिकेशन जो है उस मेन नोटिफिकेशन का पैरा 11.41 में जो भी वर्डिंग्स हैं उनको आप इस तरीके से समझिए। किस तरीके से? आयोग ने ये बोला कि जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी को अगर PST PET एग्जाम में शामिल होना है, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें अगर शामिल होना है तो पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और उस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को छुपा रही हैं तो PST और PET
से रिलेटेड जो भी वहां पे एक तरीके से रिस्क फैक्टर आ सकता है प्रेगनेंसी को लेकर, उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे पूरी तरीके से, आयोग किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप डिक्लेयर करती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका वहां पे एक तरीके से कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, और कंफर्मेटरी प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद अगर आप पाई जाती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और उसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो 1 मंथ का बच्चा हो चाहे 2 मंथ का बच्चा हो, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन कुछ भी हो, आप जो है इस पद के सिलेक्शन के लिए या इस टेस्ट के लिए टेम्परेरी तौर पे अयोग्य घोषित की जाएंगी। मुख्य बात है, दिमाग में रख लें, टेम्परेरी तौर पे आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। जी हां, टेम्परेरी तौर पे मतलब यह है कि आप जब प्रसव से बाहर आएंगी, यानी बच्चे को जब आप जन्म दे चुकी होंगी, तो उसके 6 महीने बाद आपका एक तरीके से मेडिकल किया जाना है, और उस मेडिकल जांच में, और मेडिकल जो जांच होनी है वो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के थ्रू होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर आपको बताता है कि आप मतलब फिजिकली तौर पे फिट हैं, तो उस रिपोर्ट के माध्यम से आपका पीएचडी पीटी लिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको आपकी जो रिजर्व्ड सीट थी वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये है मुख्य बात, अपने दिमाग में रख लें, है ना। जो भी खासतौर पे प्रेग्नेंट वुमन है उनके टर्म में ये इंपॉर्टेंट बात है। बात क्लियर है? अच्छा जी, इसमें दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है वो ये है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ठीक है, तो आपको जो एनसीसी सर्टिफिकेट के टर्म में इंसेंटिव मार्क्स मिलते हैं वो कैसे मिलने हैं, ठीक है, किसके अगेंस्ट में मिलना है, ये आप समझिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5% मिलेगा, और बी है तो 3%, ए है तो 2% मिलेगा, है ना। अब आप लोग, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, दिमाग में ये होगा यार भाई यही तो रहता है हमेशा, है ना, लगभग, और पिछले नोटिफिकेशन में भी यही बोला था, नया क्या है? तो नया सिर्फ यहां पे वर्डिंग का है बेटा। देखो यहां पे क्या बोला गया, मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पहले क्या इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था टोटल मार्क्स, क्या बोला था, टोटल मार्क्स बोल दिया था, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब टोटल मार्क्स जब बोला था तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि टोटल मार्क्स का मतलब क्या है। टोटल मार्क्स का मतलब ये हम समझें कि हमने जितना एग्जाम में मार्क्स गेन किए हैं या जितने नंबर पाए हैं वो है, या क्या है ना। तो आयोग ने इसको क्लियर किया है कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, पूरे एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किए गए हैं उसका 5%, 3% एंड 2%। तो बात तो क्लियर हो गई। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं एग्जाम में, मैक्सिमम मार्क्स हैं यहाँ पे 160, है ना। आपको पता है कि नहीं, 80 क्वेश्चन आने हैं बेटा, कितने आने हैं, 80 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है ना। तो 160 का 5%, 160 का 3% एंड 160 का 2%, ये बात यहां पे क्लियर कर दिया आयोग ने। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और यही मार्क्स जो होंगे आपके जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा उस स्कोर में इसको जोड़ दिया जाएगा ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, है ना, या एनसीसी के एडवांटेज आपको मिल पाए। अच्छा जी, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो भी समझ लें, वो ये है कि इन्होंने बोला है कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंसेस फॉर फॉलोइंग सीएपीएफ्स ऑर्गेनाइजेशंस in the order of priority in the online application form. Filling of all 8 preferences shall be essential. बात समझिए, यहां पे 8 प्रेफरेंसेस की बात हो रही है, और जो मेन नोटिफिकेशन थी उन्होंने वहां पे गलती से 7 प्रेफरेंसेस बोल दिए थे। कितने बोले थे, 7 प्रेफरेंसेस बोल दिए थे, है ना। तो समझिए यहां पे 7 नहीं है, ये क्या होगा, ये 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा करेक्टली, बिकॉज जीडी के एग्जाम में आपको 7 टाइप्स की फोर्सेज में सिलेक्शन दिया जाता है या आपकी पोस्टिंग की जाती है ना। तो वो 8 टाइप की जो फोर्सेज हैं उनमें आपका पोस्ट किया जाएगा, आपका सिलेक्शन दिया जाएगा या आपकी तैनाती की जाएगी। ठीक है, तो 8 समझिए, ना कि उसको 7। ठीक है, तो ये करेक्शन कर दिया यहाँ पे आयोग ने। और इससे ये भी समझना जरूरी है कि आपको जो 8 वहां पे ऑप्शंस दिए गए थे उनको आपको प्रायोरिटी वाइज भरना था। ऐसा नहीं कि 8 में से 4 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, काम चल गया, नहीं, 8 पूरे भरने थे, है ना। ये करेक्शन किया है इस कॉरिजेंडम के माध्यम से। तो 3rd कॉरिजेंडम जो जारी हुआ है आप सबको समझ में आ गया होगा, यही उम्मीद थी, है ना, आप सबसे कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ लें, और मेरा उद्देश्य भी यही था, है ना। तो चलिए
मेन चीज समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग नए हैं, नहीं जानते हैं कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पढ़ने चाहिए, है ना, या क्या बेहतर वे होना चाहिए तैयारी करने का, तो हमारे सारे गुरुजन लगे हुए हैं आप सबके साथ, बेहतर क्लासेस दे रहे हैं आपको, है ना। थोड़ा सा मैं आपको टाइम बता देता हूं। डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है बेटा, वो रोज सुबह 7 बजे चलती है और यहाँ पे रतन सर आपको ये क्लासेस देते हैं, है ना। तो जरूर ये क्लास आप ज्वाइन किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बिकॉज जीडी में, मतलब कि एसएससी के जितने भी एग्जाम में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आ रहा है। इंग्लिश जो है वो रोज सुबह 9 बजे और 11:30 बजे पढ़ाई जाती है सुनील सर के माध्यम से, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इनकी क्लास भी आप ज्वाइन किया करें। जीके जीएस की भी क्लास सुबह चलती है 10 बजे, रतन सर ही पढ़ाएंगे, है ना, तो जरूर ज्वाइन किया करें क्लास। मैथ्स जो है वो रोज 12:30 बजे आपको पढ़ाई जाती है अविनाश सर के माध्यम से, है ना। तो ये क्लासेस आप जरूर अटेंड किया करें। कुछ मैराथन क्लासेस भी होनी है मेरे द्वारा और विशाल सर के द्वारा, है ना, तो इन क्लासेस को भी आप जरूर ज्वाइन करेंगे, है ना। और तभी आप टाइमली ज्वाइन कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देनी हो, है ना, आप तक टाइमली पहुंच पाए। तो जल्दी से कर लें, बिकॉज आपके लिए एक नई खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, सरकारी परीक्षा चैनल आपके लिए खुशखबरी लाने वाला है, एक नई लॉन्चिंग करने वाला आपके लिए। वो क्या है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जल्दी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।